दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मनुष्य जाति को जंगलों में रहने वाले बब्बर शेरों ने काफी प्रभावित किया है और इसलिए कई लोग अपने नाम के पीछे सिंह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ भारत में जब गोरों का आगमन हुआ तो उनका टाइगर से सामना हुआ और जब उन्होंने पहली बार टाइगर को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। इसकी रंगारंग जो खाल थी और शानदार जो व्यक्तित्व था टाइगर का और इसकी जो ताकत थी, जो कि बब्बर शेरों से भी ज्यादा इसमें ताकत होती है, उसको देखकर ये प्रभावित हुए। और इस प्रकार जो बंगाल का शेर था वो विश्व प्रसिद्ध हो गया, पूरी दुनिया में फेमस हो गया और गौरव ने ये उसको नाम दिया रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर। और इन दोनों से अलग एक और दुनिया है, वो दुनिया है गुलदार की, जंगल का अत्यंत खतरनाक प्रेत, जो कि अपने आप को टाइगर की अपेक्षा और लायन की अपेक्षा रहस्य के गहरे आवरण में छिपा कर रखता है। और इसका जो रहस्य का आवरण है वो इतना गहरा है कि ये इनको बब्बर शेरों से और टाइगर से बिल्कुल अलग करता है। और इसकी चालाकी, इसका धूर्तपन और इसका काइयापन इसको सदा से टाइगर से बचाकर रखता है। ये उन्हीं जंगलों में रहता है जहां पर कि टाइगर रहते हैं और फिर भी ये उनसे बच के रहता है। हालांकि कभी कभी ये टाइगर के हाथों मारा जाता है और लेकिन 90% मामलों में दोस्तों ये होता है कि टाइगर इसको देख ले, उससे पहले ही ये टाइगर को भांप जाता है और पेड़ के ऊपर चढ़कर अपनी जान को बचा लेता है। बहरहाल 1955 की बात है साथियों, जो आजकल का राजा जी नेशनल पार्क है, उसमें ये राजा जी नेशनल पार्क नहीं था। हालांकि वो जंगल था, सदा से वो जंगल रहा है। और वहां पर एक लेपर्ड एस्टेब्लिश हुआ था, मैन ईटर लेपर्ड, और जिसका कि उल्लेख किया है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार ने अपनी बुक के अंदर। और उस बुक का नाम है सूखे सुनसान नालों में। उस बुक में से मैंने ये स्टोरी ली है। और हालांकि उन्होंने सन का तो उल्लेख नहीं किया उस बुक के अंदर, लेकिन मेरी 1987 में उनसे मुलाकात हुई थी। वानप्रस्थ आश्रम में गया था स्पेशल उनसे मिलने हरिद्वार में, तो वहां मेरी मुलाकात हुई थी, इस टॉपिक पे बात हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि 1955 के आसपास की बात है। साथियों, जब हम हरिद्वार से जो गंगा का पुल है उसको पार करते हैं और नैना देवी की तरफ जाते हैं, जो नैना देवी का प्रसिद्ध टेंपल है उसकी तरफ जाते हैं, तो गंगा नदी को पार करने के बाद में लेफ्ट साइड में एक सड़क कटती है और वो सड़क जो है वो गंग नहर के साथ साथ जाती है और वो जाती है सीवी ऋषिकेश की तरफ और चिल्ला रेंज की तरफ भी जाती है। और आजकल अगर आप जाओगे तो वो सड़क आज भी है और तब भी थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई वो सड़क है। और जब उस सड़क पर हम उस पुल को नैना, जो गंगा का जो पुल है उसको पार करने के बाद जब हम लेफ्ट लेते हैं तो घासीराम सोत आता है 1-1.5 किलोमीटर और फिर भाई खान सोत आता है। सोत दोस्तों जंगल की भाषा में कहा जाता है उन जंगली नालों को जिसमें कि बरसातों में तो पानी भरकर बहता है, लेकिन गर्मी के दिनों में कहीं कहीं उसमें खड्डे हो जाते हैं और उन खड्डों में पानी भरा रहता है खड्डों में, और थोड़ा थोड़ा पानी उनमें कहीं कहीं बहता रहता है और ये बरसातों में भरकर बहते हैं। तो इनको जंगली भाषा में सोत कहा जाता है। तो घासीराम सोत आता है और उसके बाद में वो सड़क जब और आगे जाती है तो आगे जाने के बाद में चिल्ला से पहले राइट साइड में घना जंगल है जो कि राजा जी नेशनल पार्क के अंतर्गत आजकल आता है, लेकिन उस समय में वहां पर काफी बड़े बड़े साल के और जामुन के पेड़ थे और उस जंगल का नाम था कजली वन। उस जंगल को कजली वन साथियों इसलिए कहा जाता था कि वो काजल की तरह काला था, इतना घना जंगल था वो कि काजल की तरह काला था और दिन के उजाले में भी उसके नीचे एक तरह का अंधेरा छाया रहता था और उसमें कितने ही टाइगर, कितने ही लेपर्ड और कितने ही रीछ और हाथी छिपकर पड़े रहते थे।
और इस प्रकार का ही घना और भयानक जंगल था वो, और इसलिए उस पैच को, वो पर्टिकुलर 4-5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, और उसको कजली वन कहा जाता है। उस कजली वन को पार करने के बाद में एक और स्रोत आता है जिसको कि नस्तरवाला का स्रोत कहा जाता है जंगल की भाषा में। आजकल मेरे को पता नहीं उसको नस्तरवाला का स्रोत कहते नहीं कहते, लेकिन उस टाइम में वो नस्तरवाला का स्रोत कहा जाता था। और दोस्तों, एक जो लेपर्ड था, वो जो गोरी वन है, वो जो कजली वन है, उसके आसपास का जो सारा इलाका था, उसके आगे का इलाका, वो गोरी वन कहलाता था। गोरी, और गोरी वन के आगे में नीलकंठ को रास्ता निकल जाता था। तो वो रास्ता जो नीलकंठ को जाता था, वो जंगल के बीच में से होता हुआ जाता था, और आज भी वहां वो सारा इलाका जंगली है दोस्तों। और उस एरिया में एक लेपर्ड स्टैब्लिश हुआ था, मैन ईटर, और उसने 4-5 ह्यूमन किल करी थी वहां पर। और जब फाइनली गांव वालों ने उससे परेशान हो गए, क्योंकि उस समय आपको पता ही है कि 1955 के आसपास में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी वहां पर, और आज भी अगर आप जाओगे तो आपको इतनी डेवलपमेंट नहीं मिलेगी वहां पर। और हाका करके गांव वालों ने उस लेपर्ड को भगाया वहां से। और फाइनली वो लेपर्ड, पहले तो उसको मारने की कोशिश की, लेकिन लेपर्ड इतना काइया होता है कि उसको मारना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, वो फिर उसको हाका करके वहां से खदेड़ा गया, और वहां से भाग करके वो लेपर्ड कजली वन में आया। कजली वन से आकर के भटकता हुआ वो फाइनली उसने अपना जो अड्डा था वो नस्तर वाला सोच में बना लिया। और जो नस्तर वाला सोच था, वहां पर जब उसने अपना अड्डा बना लिया, तो उसके बारे में एक और बड़ी बात मशहूर थी उस जमाने में, कि वो एक फीमेल शेरनी के साथ रह रहा था, एक शेरनी के साथ रह रहा था। और वो एक मेल लेपर्ड था, और शेरनी के साथ रहना, टाइगर्स के साथ रहना बड़े चंबे की बात थी। जबकि टाइगर तो, या टाइगर्स जो लेपर्ड के दुश्मन होते हैं, उसको देखते ही उसको मारने की कोशिश करते हैं। और ये था कि वो एक टाइगर्स के साथ रह रहा था, और ये जो बात थी बड़े चंबे वाली थी। और जब श्री निधि जी को ये बात पता चली, तो उन्होंने इसकी तहकीकात करने की कोशिश करी, और एक दिन वो एक रिवाल्वर लेकर के और कजली वन को पार करके नस्तर वाला सोच की तरफ चल पड़े। और जब वो नस्तर वाला सोच के पास पहुंचे, तो वहां पर साथियों गुजरों के डेरे थे। ये जो राजाई नेशनल पार्क है, यहाँ पर पहले काफी गुजर रहते थे जंगलों के अंदर में, हालांकि उनको वहां से विस्थापित करके राजाई नेशनल पार्क स्टैब्लिश किया गया है। और जो मेरे साथी उधर हरिद्वार साइड में रहते हैं या वहां पे जंगलों में घूमने जाते हैं, उनको गुजरों के बारे में पता होगा। ये जंगलों में रहते रहते थे पहले। गाय भैंसों का उनका कारोबार होता था, और दूध उनका निकाल करके उसको शहर में बेच के आया करते थे, मक्खन निकाला करते थे, घी बेचा करते थे। और इनकी गाय भैंसों को जंगली जानवरों से सदा खतरा रहता था, लेकिन जंगल में रहने के कारण इनकी जो गाय भैंसें थी वो भी दलेर हो गई थी। और शेरों से, बघेरों से, बघेरा मतलब लेपर्ड से, वो डरती नहीं थी। तो श्री निधि जी ने सोचा कि वहां जाकर के क्यों ना इसके बारे में पता करा जाए, कि लेपर्ड के बारे में, कि ये मैनीटर तो है ही और एक शेरनी के साथ भी रह रहा है। और साथियों, ये एक रिवाल्वर लेकर के और निकल पड़े वहां से। और जब वहां पर नस्तर वाला सोच में ये पहुंचे, साथ में इन्होंने अपना खाना भी रख लिया था। और वहां से वो सिर्फ 10 किलोमीटर का रास्ता था हरिद्वार से। हरिद्वार में श्री निधि जी रहा करते थे, हालांकि दिल्ली में करोल बाग में भी उनका घर था। तो जब वो हरिद्वार से चले, उन्होंने पुल पार करा, पुल पार करके लेफ्ट साइड में वो गए, और वहां से घासीराम सोत को पार करके और आगे वो जंगल में एंटर कर गए। और कजली वन को पार करके वो नस्तर वाला जो सोत था वहां पहुंच गए। और वहां पर जाकर के उन्होंने देखा कि वहां गुजरों के डेरे तो खाली पड़े हैं। 4-5 डेरों में गए, उन्होंने देखा भी, लेकिन डेरे वैसे के वैसे पड़े हैं, लेकिन डेरे को खाली कर दिया गया है। अब कोई खास कारण से उन डेरे को खाली कर दिया गया है, ये तो श्रीनिधि जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। और वो खास कारण क्या निधि जी पे भी लागू नहीं होता है, ये उन्होंने सोचा।
तो फाइनली उन्होंने सोचा कि वापस चला जाए, क्योंकि जब कोई डेरे में कोई है ही नहीं, सारे डेरे खाली पड़े हैं, सब गुजर चले गए हैं यहाँ से। और जिस कारण से वो यहाँ से चले गए हैं, तो उस कारण से उनको भी चले जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सोचा कि जो उनके साथ जो खाना लेके आए हैं उसको खा लिया जाए। और दोपहर के करीब 12 बज रहे थे साथियों, और 12 बजे के आसपास वो खाना खाना शुरू किया। और उनका 2 घंटे का रास्ता था वापस जाने का। तो उन्होंने सोचा कि दिन दिन के उजाले में मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और जब वो बैठ करके एक नाले के पास, जंगली नाले के पास में खाना खा रहे थे, तो उनको एक भैंस की आवाज सुनाई दी, जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उनको आवाज, नॉर्थ ईस्ट की दिशा से आवाज आई भैंस की। तो उन्होंने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया। और खाना खाने के बाद में जब वो उस दिशा की तरफ गए, तो वहां पर उन्हें एक गुजर का झोंपड़े दिखाई दिए। 2-3 झोंपड़े थे। और वहीं पर पास में ही उन भैंसों के बांधने की भी व्यवस्था थी। और इस प्रकार उनको ये एक गुजर का आबाद डेरा मिला फाइनली। और वहां पर जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें कोई इंसान तो नजर नहीं आया। तो उन्होंने वहां पर जाके आवाज दी, तो एक झोंपड़ी में से एक नव युवक निकला। 24 साल का वो युवक रहा होगा। पूछने पर उसने अपना नाम नियाजी बताया। और श्रीनिधि को देखकर वो बोला कि इस छोटी सी रिवॉल्वर को लेकर के आप जंगल में घूम रहे हो, आपको पता नहीं है उस लेपर्ड के बारे में? अभी 3 दिन पहले तो उसने एक लकड़हारे को मारकर सारा का सारा खा लिया। और आप जल्दी से यहाँ से वापस चले जाइए, क्योंकि वो दिन में भी हमला कर देता है। तो श्रीनिधि जी ने उनसे पलटकर पूछा कि आप मुझको जाने की सलाह दे रहे हो, और खुद तो यहाँ पर रह रहे हो? तो नियाजी ने उन्हें बताया कि भगवान जाने किस वजह से हम यहाँ पर रह रहे हैं, और काफी डेरे तो खाली हो गए, काफी गुजर चले गए हैं वो, और हम भी चले जाएंगे। लेकिन आप तो, हमारी तो मजबूरी है रहने की, लेकिन आप तो खुद खतरा मोल लेके आए हैं। तो आप मेरा कहा मानिए और यहाँ से वापस चले जाइए हरिद्वार, और आप बोलो तो मैं आपको आगे तक छोड़ के भी आ जाता हूँ। तो लेकिन श्रीनिधि जी ने उनसे पूछा कि मैंने एक नई बात सुनी है कि वो आजकल एक शेरनी के साथ रह रहा है। तो नियाजी ने बोला कि हाँ, सुना तो मैंने भी है वो शेरनी के साथ रह रहा है, लेकिन मैंने देखा तो नहीं है उसको। और उसका अड्डा यहाँ पर पास में, ये गुफा है नाले की, और उस गुफा में वो रह रहा है। और हम भी जल्दी यहाँ से इस डेरे को खाली करके चले जाएंगे, हमें भी खतरा महसूस होता है। और नीचे बैठ करके पास में ही उनके डेरे के सामने धूनी लगा रखी थी, आग जल रही थी। और नियाजी ने उन्हें बताया कि ये आग यहाँ पे 24 घंटे हम जला के रखते हैं उससे बचने के लिए, और जल्दी ही हम डेरे को खाली कर देंगे। और आग में से कोयला लेकर के उससे लकीरें खींच करके उसको डायरेक्शन समझाई उन्होंने निधि जी को ये नाला ऐसे जाता है एक, और उस नाले का आगे एक छोटी सी पहाड़ी है, उसमें गुफा है, और वहां पर वो लेपर्ड रहता है। तो इसलिए आप उधर ना जाना, और उधर ना जाके आप दूसरी जगह से निकल जाइए आप। और श्रीनिधि ने विदा ली उनसे और चल दिए। और उधर नियाजी ने सोचा कि ये तो हरिद्वार की तरफ चल दिए होंगे और चले जाएंगे, लेकिन श्रीनिधि हरिद्वार की तरफ ना जा करके और एक बड़ा चक्कर काट के उस नियाजी की आंख बचा करके और उस गुफा की तरफ चल दिए। वो एक नाले में उतरे, और काफी संभल कर वो चले, क्योंकि नाले में कोई कितना भी संभल कर चल लो, कोई ना कोई पत्थर उखाड़ कर विज्ञापन कर देता है कि कोई आ रहा है। और बड़े संभल कर चलते हुए गुफा से करीब 150-200 फीट की दूरी पर उन्हें एक कचनार का पेड़ नजर आया, और उस पेड़ के ऊपर ऊपर चढ़ के वो बैठ गए। और पेड़ पर चढ़ने का श्रीनिधि को काफी अभ्यास था, वो अक्सर पेड़ों के ऊपर चढ़ते रहते थे, जंगलों में घूमते रहते थे। तो वो उन पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए, और एक आरामदायक डाली डाली पर जाकर के बैठे, और बैठ करके और इंतजार करने लगे, और दूरबीन निकाल करके देखने लगे उस गुफा की तरफ। लेकिन उन्हें कुछ नजर तो नहीं आया, और उस गुफा के बाहर जो कुछ रेत पड़ी थी उस पर कुछ धुंधले से पगमार्क नजर आ रहे थे, जिससे कि ये तो उन्हें आइडिया हो गया कि यहाँ पर ये पगमार्क यहाँ तो लेपर्ड के हैं या टाइगर के हैं। और धीरे धीरे शाम छाने लगी,
और मृत्यु के जो यमदूत थे वो जंगलों में से, गुफाओं में से और झाड़ियों में से निकल करके जंगल में घूमने लगे। और श्रीनिधि चुपचाप शांत होकर बैठे हुए थे। और इतने में एक पंछी कहीं से उड़ता हुआ आया और उनके पास ही एक नीचे एक झाड़ियां थी, उसके अंदर घुस करके और पत्तों में छिप के बैठ गया। और थोड़ी देर बाद एक जो उल्लू था वो उड़ता हुआ आया और उस झाड़ी के आसपास मंडराता रहा और काफी कर्कश आवाज में बोलता रहा। और श्रीनिधि ये नजारा देख रहे थे और काफी देर चिल्लाने के बाद में जैसे वो उल्लू उस झाड़ी से पूछ रहा हो कि भाई वो मेरा शिकार आया था वो कहाँ है, लेकिन झाड़ी वो चुप रही। उस झाड़ी को ना तो कुछ उल्लू से लेना था ना उसको उस पंछी से कुछ लेना था। और कुछ देर मंडराते रहने के बाद में वो उल्लू दूसरे शिकार की तलाश में निकल गया। और इस प्रकार जंगल में जो यमदूत थे, जो राक्षस थे, उसका आरंभ हो गया था। जंगली जानवरों का निकलना शुरू हो गया था और श्रीनिधि बिल्कुल अलर्ट होकर के पेड़ पर बैठे हुए थे। और काफी अंधेरा हो गया था और इतना अंधेरा हो गया था कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर में सामने की पहाड़ी के पीछे से चांद निकल आया और जो साथ ही चांद निकला तो हल्की हल्की रोशनी हुई और पूरे 2 घंटे तक उस चांद ने भी उस लेपर्ड को ढूंढने की पूरी कोशिश करी, लेकिन बाद में असफल होकर के वो चांद भी विदा लेकर के चला गया और दोबारा से उस जंगल में अंधेरा छा गया। और अंधेरा छाने के 10-15 मिनट के बाद श्रीनिधि को ऐसा लगा कि सामने की गुफा की जो अंधेरे की चादर है ना वो धीरे धीरे कांप रही है। तो बड़े ध्यान से वो देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नजर तो आया नहीं क्योंकि पूरा अंधेरा था। और थोड़ी देर के बाद में उनको ऐसा लगा कि जिस पेड़ के ऊपर वो बैठे हैं उसके नीचे, नाले के नीचे खड़खड़ की आवाज आ रही है, जैसे कोई चल के जा रहा हो। और दम साध के श्रीनिधि जी बैठ गए। उनको लगा कि हो सकता है कि लेपर्ड ना जा रहा हो या कोई टाइगर ना हो या कोई और जानवर ना हो। तो जब वो खड़खड़ की आवाज दूर धीरे जाती जाती दूर हो गई तो श्रीनिधि जी फिर बैठ गए। और उस आवाज के 10 मिनट के बाद ही वो जो नियाजी की झोंपड़ियां थी, 3 झोंपड़ियां थी, वहां से आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी, नियाजी नियाजी की आवाज आने लगी। तो श्रीनिधि जी ने एकदम से डिसीजन लिया और वो पेड़ से नीचे उतरे और हाथ में रिवॉल्वर थामा और उस झोंपड़ी की तरफ भाग दिए। और जब उस झोंपड़ी की तरफ भाग लिए तो उनको ये परवाह नहीं रही कि वो जो मैनीटर लेपर्ड है वो यहीं कहीं आसपास हो सकता है, कोई टाइगर हो सकता है, कोई भालू हो सकता है और इवन कोई जंगली हाथी भी मिल सकता है वहां पर। और वो भाग लिए वहां पर। और जब वहां पर उस डेरे पे पहुंचे तो देखा आग वैसे ही जल रही है और उस आग के पास में ही उसकी रोशनी में देखा कि नियाजी के बूढ़े माँ बाप खड़े हैं। उनके फादर का नाम रहीम खान था, नियाजी के, वो खड़े हैं। और पीछे 2 बच्चे भी खड़े हैं जो कि नियाजी के भाई बहन थे, टीनेजर थे, 13-14 वर्ष के रहे होंगे, 15-16 वर्ष के रहे होंगे, भाई बहन थे 2। और जब उस नियाजी के माँ बाप ने श्रीनिधि को देखा तो बोला कि आप हरिद्वार नहीं गए थे, आप यहीं थे, तो तब तो आपने बहुत देर कर दी आने में। तो निधि जी ने पूछा क्या हुआ, कहता कि वो बोले रहमत खां कि नियाजी को लगता है वो लेपर्ड उठा के ले गया। श्रीनिधि बड़े आश्चर्यचकित हुए, नियाजी को लेपर्ड उठा के ले गया। और जब उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसे कैसे वो लेपर्ड उठा के ले गया, आग का पहरा तो था आपकी झोंपड़ियों के आगे में, और मेरे को खुद तो उन्होंने बताया था कि वो 1-2 दिन में खाली करके चले जाएंगे डेरे को। तो उन्होंने बोला कि आग कुछ बुझ रही थी तो मिडनाइट में वो आए और आग में और लकड़ियां डाली उन्होंने और आग को जलाने की कोशिश करी और ताकि आग रात भर जलती रहे। तो अचानक से हल्की सी चीख सुनाई दी उनको अपने झोंपड़ी में और धड़ पकड़ की आवाज आई। जब तक वहां बाहर आते वो वहां पे कुछ था ही नहीं, ना नियाजी था ना कुछ और आग जल रही थी। और उन्होंने वहीं से आवाजें देनी शुरू कर दी, नियाजी नियाजी हेल्प हेल्प की। तो हालांकि जंगल में कोई था तो नहीं, लेकिन इंसान वैसे पुकारता ही है।
लेकिन उनको क्या पता था, निधि जी हरिद्वार नहीं गए और पेड़ के ऊपर बैठे, उनकी आवाजों को सुनकर निधि जी वहां पर आ गए और आकर के उन्होंने उनसे पूछा और सारी बात उन्होंने बताई ऐसे। तो निधि जी ने क्या किया कि तुरंत दो मशाले तैयार करी, एक चादर को फाड़ा, उसको लपेटा, सरसों के तेल से उसको तर किया और तर करके उसको एक मशाल को जलाया और धुनी जल रही थी, उससे मशाल को जलाया और जो दूसरी मशाल थी उसको रिजर्व में रख लिया और नियाजी नियाजी की आवाज लगाते हुए आसपास के जंगल में पुकारने लगे। साथ में वो रहमत खान को तो ले नहीं सकते थे, वो तो वैसे ही रो रहे थे, घबराए हुए थे। और 1 घंटे तक पुकारते रहने के बाद में निधि जी को कुछ भी नहीं मिला और दोनों मशाले थी जो, वो पहली मशाल तो जलकर खत्म हो गई थी, जब दूसरी मशाल जला ली उसकी सहायता से, तो जब वो भी बुझने वाली थी तो निधि जी वापस आ गए डेरे की तरफ। और जब डेरे में निधि जी वापस आए तो उन्होंने उनको बताया कि मेरे को तो कुछ मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ पे है। तो रहमत खान ने उनको बताया कि आप अपनी जान जोखिम में मत डालो उसको ढूंढने के लिए, और अभी 3 बज गए हैं और 5 बजे जैसे ही हल्का हल्का उजाला होगा हम अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे हेल्प के लिए, और अभी आप रहने दो। कहा तो उन्होंने ऊपरले मन से ही होगा, लेकिन कौन चाहता है कि उसके बेटे को ना ढूंढा जाए। लेकिन निधि जी भी हेल्पलेस थे, क्या कर सकते थे, अंधेरे में घना जंगल था चारों तरफ। तो वो जो 2 घंटे थे उन्होंने वहीं अलाव के पास डेरे में रहकर ही बिताई। और जब सुबह हुई तो जो रहमत खान थे अपनी वाइफ को लेकर के, दोनों बच्चों को लेकर के अपने रिश्तेदारों के पास निकल गए। और निधि जी वहां पे जब डेरे से बाहर आए तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। जब उन्होंने देखा कि आग के पास बिल्कुल क्लियर तेंदुओं के निशान पड़े हुए थे लेपड़ के, और धड़ पकड़ के और संघर्ष के निशान थे, तो श्री निधि जी आश्चर्यचकित हो गए कि एक 80 किलो के स्वस्थ युवक को लेपर्ड कुछ ही सेकंड के अंदर मारकर ले गया। और जब तक रहमत खां बाहर आते वो वहां से गायब भी हो गया। और ऐसे लगता है जैसे शिकार खुद ही चल के चला गया हो मैन ईटर के साथ में। तो एक घिस्टन का निशान बना हुआ था, उसका पीछा करने लगे निधि जी, और वो घिस्टन का निशान जाकर के नाले में उतर गया, उसी नाले में जिस नाले के ऊपर में एक कचनार का एक पेड़ था, उसके ऊपर निधि जी बैठे हुए थे। और जब उस नाले में पहुंच गए तो वहां पर जाकर के जब आगे जाके वो निशान खत्म हो गए। अब निधि जी सोचने लगे कि यहाँ आके निशान कैसे खत्म हो गए, अब यहाँ से आगे वो लेपर्ड कहाँ गया। तो निधि जी वापस आए, पीछे पीछे वापस आए तो देखा एक बड़ी सी चट्टान थी, उसके पीछे रेत का एक बिस्तर बिछा हुआ था और उस पर लेपर्ड के बैठने के निशान थे और किसी चीज के रखने के निशान थे। वहीं पे उसने नियाजी की बॉडी रखी थी। और तब निधि जी को समझ आया कि जब वो पेड़ से उतर करके उनकी हेल्प के लिए जा रहे थे, और वो तो जा रहे थे झोंपड़ी की तरफ, और उसी रास्ते से झोंपड़ी की तरफ से लेपर्ड उसको लेकर के आ रहा था, नियाजी को उठा के लिए आ रहा था। और स्योंग देखिए कि श्रीनिधि जी बच गए। हो सकता था वो लेपर्ड का उनका सामना रहता तो नियाजी की बॉडी को छोड़ करके वो निधि पर भी अटैक कर देता। हालांकि निधि के पास में रिवॉल्वर उनके हाथ में था, लेकिन अंधेरा तो था। बहरहाल निधि जी फिर वो जो निशान था, निधि जी फिर उस निशान का पीछा करने लगे। वो निशान थोड़ा घूम करके गया, क्योंकि वो नाले में से नहीं जा करके ऊपर से फिर लेपर्ड उतर के नाले में उतरा निधि जी से बचता हुआ। और फिर उसके बाद वो फिर उस गुफा की तरफ गया। अब जब गुफा की तरफ गया तो निधि जी ने देखा कि अब गुफा में ऐसे जाना तो ठीक नहीं है। तो वो एक चक्कर काट के उस पहाड़ी के ऊपर चढ़े, पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके पीछे से नीचे उतरे, और नीचे उतर के जब वो वहां पे पहुंचे तो देखा कि गिद्ध पेड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि शिकार पड़ा हुआ है और आसपास एक लेपर्ड भी है, क्योंकि अगर वो गिद्ध जो पंछी कौवे बैठे हुए हैं वो नीचे नहीं उतर रहे तो इसका मतलब लेपर्ड वहीं पे है। और थोड़ा सा आगे बढ़ के उन्होंने देखा कि जमीन पर उसकी बॉडी पड़ी हुई है, और वो युवक जिससे कल वो खूब अच्छी तरह से बातें कर रहे थे, अब वो उसकी आधी खाई बॉडी पड़ी है। और माँ बाप का जो प्यार है, भाई बहनों का प्यार है, वो वहीं जमीन पर लोटपोट हो रहा था बॉडी के साथ में। बड़े भारी मन से निधि जी देखते रहे। और 2 मिनट के बाद ही लेपर्ड निकल आया गुफा से, और निकल आया और बॉडी को थोड़ा सा खींचने लगा गुफा की तरफ। तो निधि जी ने अपनी रिवॉल्वर ली और एक गोली मारी उसके लेपर्ड के पैर में गोली लगी। और
इससे पहले कि लेपर्ड वहां से हिलता, दूसरी गोली उन्होंने फिर चला दी और वो लेपर्ड को तो लगी नहीं, और वो निशाना चूक गया और वो रेत में जाकर के धंस गई। लेकिन 2 गोलियां चलने से वो जो लेपर्ड था उनकी उसकी बॉडी को छोड़ करके वापस गुफा के अंदर भाग गया। और निधि जी बस इतना ही चाहते थे कि वो जितना उसने खा लिया, नियाजी की बॉडी को खा लिया, उससे ज्यादा ना खा पाए वो। और उन्हें पता था कि उनके फादर रिश्तेदारों को लेकर के आएंगे और बॉडी को रिकवर करेंगे। और वहां से वो वापस डेरे की तरफ गए और डेरे की तरफ जाकर के उन्होंने उनका इंतजार किया। और आधे घंटे में जब वो अपने रिश्तेदार के साथ आए तो उनको निधि जी ने बताया कि बॉडी वहां पर है और आप वहां से रिकवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार उसकी बॉडी का रिकवर किया गया और निधि जी वापस हरिद्वार आ गए। और रास्ते में वो सोचने लगे कि अगर लेपर्ड की जगह अगर वो टाइगर होता, और जैसे उन्होंने गोली चला दी थी, तो टाइगर के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता है रिवॉल्वर की गोली का। रिवॉल्वर उसका क्या बिगाड़ सकता है टाइगर का, और टाइगर वैसे भी दिलेर होता है। लेपर्ड के मन से इंसान का डर कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे वो कितना भी मैनेटर हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जब रात को उतर के जब वो जा रहे थे और जब लेपर्ड वहां से आ रहा था, अगर लेपर्ड की जगह टाइगर होता तो उनका क्या होता, ये सोचते हुए वो वापस हरिद्वार चले गए। और दोस्तों ये स्टोरी इतनी ही है। इसके बाद में उस लेपर्ड का क्या हुआ, वो मारा गया, पकड़ा गया, इसके बारे में निधि जी ने बताया नहीं। और बस इतनी स्टोरी है साथियों। और इसके बाद में मैं आपको एक अलग से स्टोरी और सुनाऊंगा दोस्तों, लेपर्ड की ही। अपना ख्याल रखना साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम साथियों।